हाँ जी, नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है परिपूर्णता क्लासेस की एक और नई कक्षा में। हम राज्यपाल पढ़ रहे थे। अपना टॉपिक चल रहा था क्या, राज्यपाल। और राज्यपाल की विशेष रूप से हम शक्तियाँ देख रहे थे अपने, तो उसी को ही अपने कंटिन्यू करते हैं। और विधानमंडल के द्वारा जो पारित विधेयक होते हैं उन पर राज्यपाल की जो अनुमति होती है, इस अनुमति की एसेंट की बात करें तो अनुच्छेद 200 में हम चीज़ें पढ़ते हैं। अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित जो विधेयक होता है, राज्य की अनुमति के बाद ही कानून बनता है। तो अनुच्छेद 200 के अंतर्गत अपने राज्य विधानमंडल के द्वारा जो पारित विधेयक होता है, राज्यपाल की जब अनुमति मिलती है तभी आपके अनुच्छेद 200 के अंतर्गत वो कानून बनेगा। जब कोई विधेयक विधानमंडल के द्वारा पारित होने के बाद राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जब विधानमंडल में अगर कोई एक ही सदन है तो भाई विधानसभा से पारित हो गया, और दोनों सदन है तो विधान परिषद के बाद में भी आपके दोनों सदनों विधान परिषद और विधानसभा पारित होने के बाद आपके राज्यपाल के पास जाता है। और राज्यपाल के पास विधेयक के संबंध में 4 विकल्प उसके पास रहते हैं कि वो इस विकल्प का इस्तेमाल करे और उस पर क्या प्रतिक्रिया करे। तो सबसे पहले वह विधेयक पर अनुमति प्रदान कर सकता है, तो चाहे तो अनुमति दे दे, या फिर अनुमति को क्या कर सकता है, रोक सकता है। अनुमति रोक सकता है वह विधेयक को, मतलब धन विधेयक को छोड़कर, ठीक है ना। धन विधेयक तो पहले से आपके 207(1) के अनुसार पूर्व अनुमति के रखा जाता है। सदन के समक्ष आपके यथाशीघ्र पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तो विधेयक को क्या है, सदन के समक्ष यथाशीघ्र पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। कितनी बार ये पुनर्विचार के लिए लौटाएगा इसका कोई भी निर्णय नहीं है। वह विधेयक को राष्ट्रपति के लिए क्या करता है, विचारार्थ आपके सुरक्षित भी रख सकता है। ये आपके राष्ट्रपति से अलग रखकर इसकी एक शक्ति है कि राष्ट्रपति किसी के लिए आपके संरक्षित नहीं रख सकता, लेकिन राज्यपाल के पास ये अलग से पावर रहती है कि वो अनुच्छेद 200 के अंतर्गत आपके यह विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित कर सकता है। देखिएगा, विधेयक है उसकी स्वीकृति है, अस्वीकृति है, पुनर्विचार है, राष्ट्रपति के विचारार्थ है। तो जो अगर मान लीजिए आपकी, एक सेकंड रुकना, हाँ तो ये चीज़ थी, एक सेकंड। तो साधारण विधेयक है, उस साधारण विधेयक को क्या करता है, वो स्वीकृत करता है, ठीक है, या फिर उसे अस्वीकृत कर सकता है, या उसके लिए आपकी क्या कर सकता है, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, या फिर राष्ट्रपति के लिए विचारार्थ रख सकता है। लेकिन जो धन विधेयक है उसके संबंध में वो पुनर्विचार के लिए क्या है, लौटा नहीं सकता। बाकी उसके पास से सारी चीज़ें उसकी पावर में रहने वाली हैं कि वो स्वीकृति दे, अस्वीकृत कर दे, या फिर राष्ट्रपति के लिए विचारार्थ रख ले, ठीक है। ये सारी चीज़ें धन विधेयक और साधारण विधेयक के लिए समान रहेगी, लेकिन पुनर्विचार के संदर्भ में केवल साधारण विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन आपके धन विधेयक इसे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, क्योंकि उसके पूर्व आपके पूर्व जो अनुमति होती है, पूर्व अनुमति से ये रखा जाता है। अब देखते हैं, अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल के लिए स्वीकृति आपके देने हेतु कोई समय अवधि निर्धारित नहीं है कि राज्यपाल कितने समय में स्वीकृत करेगा। लेकिन हाल ही में ऐसी कोई ये घटना हुई थी, कोई कैसे था जिसमें कहा था कि स्वीकृति या स्वीकृति जो भी करना है आप निर्णय अपना दो, रोक के नहीं रख सकते ज़्यादा लंबे समय तक। राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, हालांकि वह साधारण विधेयक और वित्त विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। देखो, वो साधारण विधेयक है, साधारण विधेयक को, या फिर प्रमुख रूप से धन विधेयक के संदर्भ में ये बात है कि पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाएगा, लेकिन वित्त विधेयक और साधारण विधेयक को लौटा सकता है। पुनर्विचार के लिए लौटाए गए जो किसी साधारण विधेयक को विधानमंडल पुनर्विचार के उपरांत
संशोधित सहित या संशोधित रहित पारित कर दे तो विधेयक पर राज्यपाल अनुमति देने के लिए क्या है, बाध्य है। देखो इसके लिए बाध्य है, मैंने जस्ट कहा ना कि वो बाध्य, भाई आप क्या कर सकता है, कितनी बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, ऐसा नहीं है, ये भी आपके बाध्य रहेगा। लेकिन उसके पास ये शक्ति हमने देखा कि प्रमुख रूप से देखने को मिलती है राष्ट्रपति से अलग, कि एक तो वो चीज़ क्या अपने राष्ट्रपति के लिए क्या कर सकता है, संरक्षित रख सकता है, लेकिन ये राष्ट्रपति के पास इस प्रकार की कोई पावर नहीं है। एक हमने पहले ये पावर देखी थी, अब तो शायद एक कोर्ट आपने मामला हुआ था जिसमें ये चीज़ भी पाबंद कर दी गई थी कि धन विधेयक को छोड़कर अपने पुनर्विचार के लिए लौटाने से पहले यहाँ स्वीकृति की बात थी कि स्वीकृति देने के समय के लिए कोई अवधि निर्धारित नहीं थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमुख रूप से जो बातें निकल के आती हैं कि भाई विधेयक हैं, साधारण विधेयक और धन विधेयक है, उनको वो क्या है पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, या फिर साधारण विधेयक को आपको पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है लेकिन धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, क्योंकि उसके पूर्व अनुमति से ये चीज़ें रखी जाती हैं। तो कुल मिला के बात ये है आपकी, हम सारांशतः देखें कि साधारण विधेयक में स्वीकृति, अस्वीकृति, पुनर्विचार और राष्ट्रपति के विचारार्थ सारी चीज़ें कर सकता है, लेकिन धन विधेयक के संदर्भ में स्वीकृत कर सकता है, अस्वीकृत कर सकता है, राष्ट्रपति के लिए विचारार्थ रख सकता है, लेकिन धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। ये बात हमें कुल मिला के बात ध्यान रखने लायक यही निकल के आती है। और एक बार पुनर्विचार के लिए लौटाने के बाद वापस शब्द को पारित होकर आ गया, संशोधित हो गया आ गया, चाहे संशोधित रहित आया, जैसे भी आया, विधेयक पर राज्यपाल की अनुमति देने के लिए उसे क्या होगा, बाध्य होगा। ये फाइनल आउटपुट निकल के आता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल की शक्ति देखे तो वो अनुमति दे सकता है, अनुमति रोक सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। राज्य विधानमंडल संशोधन या संशोधन रहित पुनः राज्यपाल के भेजे तो उस पर अनुमति देने के लिए क्या है, बाध्य रहेगा। राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रख सकता है। राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारार्थ भी सुरक्षित रख सकता है। राज्यपाल कौन से विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजता है, ये राज्यपाल की क्या है, स्व विवेक पर निर्भर करता है। वह जिस पर चाहेगा उसे पे राष्ट्रपति के पास भेज सकता है, उसे जिस पे अड़ंगा अड़ाना है वो अड़ंगा अड़ा सकता है, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। लेकिन अनुच्छेद 200 में यह भी स्पष्ट उल्लेख है कि उच्च न्यायालय की शक्तियों को प्रभावित करने वाले विधेयक हैं उसको अनिवार्य रूप से राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के पास अनुमति हेतु भेजा जाएगा। अनुच्छेद 200 में स्पष्ट रूप से उल्लेख है, किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 200 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है किस चीज़ का, कि उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में अगर किसी प्रकार के विधानमंडल के द्वारा किसी शक्तियों को प्रभावित करने वाले अगर विधेयक अनिवार्य रूप से क्या है, उनको राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के पास अनुमति हेतु भेजा जाएगा। अगर हम बात करें अनुच्छेद 201 की, तो इस प्रकार के विधेयक पर राष्ट्रपति के द्वारा अनुमति दिए जाने का उल्लेख है। तो 201 में इस प्रकार के विधेयकों पर राष्ट्रपति के द्वारा अनुमति दिए जाने का उल्लेख है। राष्ट्रपति के पास विधेयक के संबंध में 3 विकल्प रहते हैं। ये बात तो 201 के संदर्भ में रखी गई है। 200 के संदर्भ में तो ये है कि वो राष्ट्रपति के विचारार्थ रख सकता है, भेज सकता है, लेकिन राष्ट्रपति उस पर क्या प्रक्रिया करेगा, यह अनुच्छेद 201 में कही गई है। राष्ट्रपति उस पर अनुमति दे सकता है, अनुमति रोक सकता है, और वह विधेयक को, धन विधेयक को छोड़कर सदन के समक्ष पुनर्विचार के लिए क्या है, लौटा सकता है। तो पुनर्विचार के लौटाने की भी शक्ति उसके पास रहेगी। अनुच्छेद 201 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है, इस प्रकार के विधेयकों को पुनर्विचार हेतु भेजे जाने पर राज्यपाल इसे 6 माह के भीतर आपके विधानमंडल को पारित करवाकर पुनः राष्ट्रपति को भेजेगा। पुनर्विचार के उपरांत पुनः लौटाकर आए जो विधेयक है उस पर अनुमति देने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। हाँ, ये मैं ये कह रहा था कि राष्ट्रपति होता है वो पुनर्विचार के बाद भी, आने के बाद बाध्य नहीं होता है। अनुच्छेद 201 स्पष्ट कहता है कि इस प्रकार का जो विधेयक होता है पुनर्विचार हेतु भेजे जाने पर राज्यपाल उसे 6 माह के भीतर विधानमंडल से पारित करवाकर पुनः राष्ट्रपति को भेजता है, और पुनर्विचार के उपरांत पुनः लौटकर आए जो विधेयक होता है उस पर अनुमति देने के लिए राष्ट्रपति बाध्य बिल्कुल भी नहीं होता है। जिस प्रकार राज्यपाल बाध्य होता है और जिस प्रकार राष्ट्रपति भी बाध्य होता है जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों जो सदन है, संसद के उन सदनों से जब निकल कर आता है तो वो पुनर्विचार के लिए एक बार ही लौटा सकता है। लेकिन जब राज्यपाल किसी विधानमंडल के जो विधेयक हैं उसको संरक्षित करके राष्ट्रपति के पास भेजता है, राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए अगर भेज दे तो पुनर्विचार 6 महीने के अंतर्गत पुनर्विचार होकर वापस उसके पास जब विधेयक आता है तब वो उसे अनिवार्य रूप से बाध्य नहीं है कि उसे स्वीकृत करे। राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति की शक्ति, वो अनुमति दे सकता है, रोक सकता है। राष्ट्रपति राज्यपाल को निर्देश दे सकता है कि विधेयक को राज्य विधानमंडल में पुनर्विचार के लिए लौटा दे, और विधानमंडल इस विधेयक को संशोधित सहित रहित आपके या फिर रहित 6 माह के भीतर पुनः पारित कर राष्ट्रपति को भेज देगी। राष्ट्रपति क्या है, अनुबाध्य नहीं होगा, क्योंकि इसे संविधान क्या है, मौन है।
तो संविधान को रहने दो यहाँ पर मौन। अपन चलते हैं ऊपर की तरफ, चले या नीचे की तरफ? ठीक है, ऊपर चलते हैं। विशेष तथ्य पर रुकना है ना। यहाँ रुकना है, ठीक है। अगली बार इसकी ओके डन। अनुच्छेद 255 के अनुसार किसी विधेयक पर राज्यपाल या आपके राज्य प्रमुख की सिफारिश केवल, देखो 255 में भी हमने देखा है, 255 में भी राजपुर प्रमुख शब्द आपको देखने को मिल रहा है, 361 एक में शायद हमको देखने को मिलता है और ये राज प्रमुख शब्द। संविधान में आज वर्तमान में भी राज प्रमुख शब्द आपके उल्लेखित है, ये ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 255 के अनुसार किसी विधेयक पर राज्यपाल या राज्य प्रमुख की सिफारिश केवल प्रक्रिया का विषय है। केवल क्या है? विधेयक पर राज्यपाल और राज्य प्रमुख की सिफारिश केवल प्रक्रिया का विषय है। इसका अर्थ है कि राज्यपाल या राज्य प्रमुख की अनुमति मिलने के बाद राज्य विधानमंडल का कोई अधिनियम इस आधार पर आपके अविधिमान्य नहीं होगा कि उस पर संविधान के द्वारा अपेक्षित राज्यपाल की सिफारिश या पूर्व मंजूरी नहीं ली गई है। क्लियर कहता है अनुच्छेद 255 कि विधेयक पर राज्यपाल है या फिर राज्य प्रमुख जो भी कह दो कि सिफारिश केवल प्रक्रिया का एक विषय है, सिर्फ और सिर्फ एक प्रक्रिया का अपने विषय है, अड़ंगा मात्र है। इसका अर्थ यही होता है कि राज्यपाल या राज्य प्रमुख की अनुमति एसेंट मिलने के बाद, एक बार अनुमति मिल गई उसके बाद राज्य विधानमंडल का कोई अधिनियम इस आधार पर अविधिमान्य नहीं होगा कि उस पर क्या है संविधान के द्वारा अपेक्षित राज्यपाल की सिफारिश या पूर्व मंजूरी नहीं ली गई है। ये बातें अब नहीं होगी क्योंकि ये सिर्फ एक प्रक्रिया है, संवैधानिक आपके जो संसदीय शासन प्रणाली है उसका एक अंग हो गया है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है उस पर कार्रवाई की जाए कि उसने अनुमति दी थी नहीं दी थी उसने, ये सारी चीज़ें 255 में स्पष्ट कह दी गई है। अब हम वीटो की शक्ति देखेंगे, इसे हम निषेधाधिकार की शक्ति कहते हैं। देखो, विधानमंडल के द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल के द्वारा कानून बनने से रोकने की शक्ति वीटो शक्ति कहलाती है। विधानमंडल के द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल के द्वारा कानून बनने से रोकने की जो शक्ति होती है वो वीटो की शक्ति होती है। भारतीय संविधान में वीटो शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है, ये बात याद रखना। जो भारतीय संविधान है इसमें जो ये वीटो शब्द है, इस वीटो का कहीं भी उल्लेख नहीं है, बल्कि अनुच्छेद 200 में राज्यपाल को प्राप्त शक्तियों को वीटो शक्ति के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ये वीटो शक्तियाँ इस प्रकार से हैं। जो अनुच्छेद 200 है, इस अनुच्छेद में जो 200 में जो उपबंध हैं उन्हीं के आधार पर क्या है वीटो को आपके समझा जाता है। देखो, सबसे पहले हम वीटो की शक्तियों में देखें तो वीटो शक्ति यहाँ पर आपकी कौन सी? आत्यंतिक वीटो है। राज्यपाल के द्वारा विधानमंडल से पारित किसी विधेयक पर अपनी अनुमति रोक लेने की शक्ति आत्यंतिक वीटो शक्ति कहलाती है। तो कुल मिला के बात यह कि राज्यपाल के द्वारा जो विधानमंडल से पारित किसी विधेयक पर अनुमति रोक लेने की शक्ति को आत्यंतिक वीटो शक्ति कहते हैं। इस वीटो से विधानमंडल के द्वारा जो पारित विधेयक हैं, पारित विधेयक समाप्त हो जाता है। वीटो से क्या है? विधानमंडल के द्वारा जो पारित विधेयक हैं, विधेयक समाप्त हो जाता है और अधिनियम नहीं बन पाता है, ठीक है ना। और राज्यपाल इस वीटो का प्रयोग मुख्यमंत्री की सलाह से करता है। क्योंकि कोई विधेयक मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के समर्थन के बिना पारित नहीं हो सकता, अतः विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक पर मुख्यमंत्री सामान्यतः राज्यपाल को इस वीटो का प्रयोग करने की सलाह नहीं देता है। इस प्रकार सामान्यतः इस वीटो का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल के द्वारा इस वीटो शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि कोई आपके सरकारी सदस्यों के द्वारा प्रस्तुत विधेयक पर, गैर सरकारी वो होता है जो मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं होता है और उसके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति कोई पारित करवा देता है विधेयक, उसके लिए आता है। और ऐसी परिस्थितियों में जब सरकारी विधेयक पारित हो जाए और राज्यपाल की अनुमति मिलना विशेष हो तो मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो जाए और नई मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल को इस वीटो शक्ति का क्या है प्रयोग करने की सलाह दी जा सकती है। ये प्रमुख रूप से स्थितियाँ देखने को मिलती है। तो आत्यंतिक वीटो शक्ति वो शक्ति होती है, पारित किसी विधेयक पर अपनी अनुमति रोक लेने की शक्ति को आत्यंतिक वीटो शक्ति कहते हैं। और वीटो से विधानमंडल का द्वारा जो पारित विधेयक होता है वो समाप्त हो जाता है, अधिनियम नहीं बन पाता है। मुख्यमंत्री की सलाह पर, मंत्रिपरिषद की सलाह पर ये आपके इस्तेमाल किया जाता है। दो परिस्थितियाँ हमने देखी, गैर सरकारी जब विधेयक आता है या फिर कोई मंत्रिपरिषद आपके बोले तो ख़त्म हो जाती है, बीच में ही बर्खास्त हो जाती है, दूसरी बन जाती है मंत्रिपरिषद, तो ऐसी स्थिति में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत रेयर चीज़ है ये।
फिर है आतंकी के बाद में निलंबनकारी जो वीटो हैं। तो विधान मंडल में पारित किसी विधेयक को राज्यपाल के द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाना निलंबनकारी वीटो शक्ति कहलाता है। देखो, राज्यपाल के द्वारा लौटाए गए किसी विधेयक को यदि विधानमंडल के दोनों सदन साधारण बहुमत से पुनः पारित कर दे तो राज्यपाल उस विधेयक पर पुनः आपके स्वीकृति देने के बाध्यकारी हो जाता है। इसका अर्थ है कि विधानमंडल के द्वारा इस विधेयक को साधारण बहुमत से पुनः पारित कर देने पर राज्यपाल की इस वीटो शक्ति को निरस्त किया जा सकता है और राज्यपाल धन विधेयक के मामले पर वीटो का प्रयोग नहीं कर सकते। तो ये क्या निलंबनकारी वीटो शक्ति है, यानी कि किसी टीम में कोई विधेयक आए उसमें लिए टाइम खोटी करने का काम है ये। फिर अगला है अपने जेबी वीटो, पॉकेट वीटो। ये अपने अनुच्छेद 200 में किसी विधेयक पर राज्यपाल के द्वारा अनुमति देने और अनुमति रोकने अथवा पुनर्विचार के लिए लौटाने हेतु आपके समय सीमा का कोई प्रावधान नहीं किया जा गया है। राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक पर कोई प्रतिक्रिया न करना पॉकेट वीटो कहलाता है। और जब राज्यपाल किसी विधेयक को न तो अनुमति दे, न अनुमति रोके, न पुनर्विचार के लिए लौटाए और न ही राष्ट्रपति के लिए विचारार्थ भेजे तो ये पॉकेट वीटो आपके कहलाता है। हाल ही में भाई साहब क्या हुआ है, हाई सुप्रीम कोर्ट है ना, इस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 141 के अंतर्गत कुछ ऐसे निर्णय दिए जाते हैं जिनको पालना करने की आवश्यकता होती है। तो इस वीटो शक्ति के खिलाफ हालिया में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक निर्णय लिया गया कि अब अनिश्चित काल के लिए, लंबे समय तक के लिए आप ना रोक सकते, इस प्रकार से रोक नहीं सकते, मतलब कि आप कोई एक्शन ही नहीं ले रहे हो कि ना स्वीकृत कर रहे हो, ना स्वीकृत कर रहे हो, ना पुनर्विचार के लिए लौटा रहे हो, ना राष्ट्रपति को भेज रहे हो। ये चीज़ अब ऐसे नहीं चलेगी। आप ऐसे अपने पास होल्ड नहीं कर सकते। आप इसके खिलाफ मतलब इसके लिए आप कुछ ना कुछ एक्शन लीजिए। अगर आप ऐसे में लंबे समय तक आप होल्ड करते हैं तो ये स्थिति सही नहीं है। तो कुल मिला के अब अनिश्चितता इसे ख़त्म करने का काम सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। अब देखो, यहाँ पर कोई सुप्रीम कोर्ट भी ऐसे आपकी शक्तियों का बंटवारा करके रखा है तो फिर फिक्स टाइमलाइन भी नहीं दे सकते कि भाई 3 महीने 4 महीने में इसे बाध्य कर। आप राज्यपाल को ये भी नहीं कर सकते, लेकिन अनिश्चितता को ख़त्म कर रही है। और ऐसा लग रहा है कि लंबे समय तक भाई साहब की राज्यपाल तो टस से मस नहीं हो रहे हैं। तो ऑप्शन एक खुला किया है अब, मतलब जो अपनी स्टेट गवर्नमेंट होती है उनके लिए। स्टेट गवर्नमेंट अब जा सकती है कोर्ट में समीक्षा करवा सकती है कि कानूनी अपनी पैरवी रख सकती हैं कि लंबे समय तक होल्ड करके रख रहे हैं, कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो इस प्रकार की एक अनिश्चितता को है सुप्रीम कोर्ट ने समाप्त करने का काम किया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल वाद में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अनुच्छेद 200 की न्यायिक व्याख्या की है। विधायिका के द्वारा पारित विधेयक पर अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास कोई पॉकेट या अत्यधिक वीटो उपलब्ध नहीं है। देखो, ये बात मैं यही कह रहा था, अपने विधायिका के द्वारा जो पारित विधेयक पर संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास क्या है, कोई पॉकेट विधेयक पर क्या कोई पॉकेट या आत्यंतिक आपकी वीटो शक्ति उपलब्ध नहीं है। ठीक है ना। यदि राज्यपाल आपकी विधायिका के द्वारा पारित किसी विधेयक पर अनुमति नहीं देना चाहता है तो संबंधित विधेयक को अनिवार्य रूप से विधानसभा को वापस भेजा जाना चाहिए। ये देखो, अनुमति नहीं देना चाहता तो विधानसभा को वापस भेजा जाना चाहिए। ये पुनर्विचार हेतु लौटाए जाए विधेयक को राज्य विधायिका द्वारा यदि पुनः पारित कर राज्यपाल के पास अनुमति भेजा जाता है तो राज्यपाल उसे राष्ट्रपति के लिए आरक्षित नहीं रख सकता, बेशर्ते विधेयक मूल रूप से आपके भिन्न हो। देखो, विधेयक अगर मूल रूप से भिन्न नहीं है, खुद वो चाचा चौधरी बन के पुनर्विचार के लिए लौटा रहे हैं, तो पुनर्विचार के लौटाने की स्थिति के बाद वापस आने के बाद उसे स्वीकृति देने के लिए बाध्य होगा। अब ये नहीं कह सकता कि मैं राष्ट्रपति को भेजूंगा, भाई राष्ट्रपति जो कहेगा वो करूंगा। अगर पहले से राष्ट्रपति के पास भेजा हुआ था, राष्ट्रपति वापस पुनर्विचार के लिए लौटाता है, फिर इस स्थिति में वो क्या कर सकता है, राष्ट्रपति को वापस भेजेगा, भाई अब आप ही देख लो और आप ही स्वीकृति दो। ठीक है ना। विधायिका के द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल को अनुच्छेद 200 के तहत स्वीकृति देने, अस्वीकार करना, राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रखने से संबंधित निर्णय 1 माह के भीतर लेना होगा। ये लो, 1 माह के भीतर। यहाँ पर तमिलनाडु राज्य बना, ये यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख रूप से रही है। टाइमलाइन भी देखने को मिलती है। ठीक है। जब राज्य विधानसभा के द्वारा पुनर्विचार के बाद राज्यपाल को विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल को 1 माह के भीतर इसे मंजूरी देनी होगी। ठीक है ना। पुनर्विचार के बाद राज्यपाल को विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल को 1 माह के भीतर पर मंजूरी देनी होगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ मिलता है कि 1 माह के भीतर है। ठीक है ना। कहाँ पर कहीं पर रिसर्च की तो वहाँ पर टाइमलाइन नहीं दे रहा था और यहाँ पर टाइमलाइन भी आपको दे रखी है 1 महीने के अंतर्गत। ठीक है ना। कहीं ना कहीं 1 महीने का टाइमलाइन देकर थोड़ी तो आपकी शक्तियों के विभाजन से संबंधित अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है।
यदि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह के विपरीत सहमति रोकता है तो विधेयक को 3 महीने के भीतर विधायिका को वापस करना होगा। यदि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह के विपरीत सहमति आपके रोकता है तो विधेयक को 3 महीने के भीतर विधायिका को वापस करना होगा विधायिका को 3 महीने के भीतर। तो यहाँ पर सहमति रोकने की स्थिति में 3 माह के भीतर ये स्थिति हो रही है। 1 माह वाली क्या थी अपने अस्वीकृत करना, राष्ट्रपति को आरक्षित करना, ये अगर एक्शन ले रहे हैं कुछ तो आपको 1 माह के भीतर करना ही पड़ेगा। अच्छा, मंत्रिपरिषद की सलाह के विपरीत अगर राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को आरक्षित करते हैं, ठीक है ना, ऐसी स्थिति में ये भी क्या है 3 महीने के भीतर अपने किया जाना चाहिए। तो राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह के विरुद्ध अगर राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को आरक्षित कर रहे हैं तो ये भी अपने 3 महीने के भीतर किया जाना चाहिए कि 3 महीने के भीतर ये अपने राष्ट्रपति को भेज दो भाई। और क्या है, राष्ट्रपति को 3 माह के भीतर राज्यपाल के द्वारा आरक्षित रखे हुए विधेयक पर निर्णय लेना होगा। यदि इसमें भी देरी होती है तो उसका कारण बताना होगा और राज्य को क्या है सूचित करना होगा। तो राष्ट्रपति को भी यहाँ पर बाधित किया है 3 महीने के भीतर वो भी एक्शन ले भाई, क्यों वो रोक के बैठा है, ठीक है। तो ये स्थिति बहुत ही सहज है। 1 महीने की वो अलग वाली सिचुएशन और 3 महीने वाली ये सिचुएशन, दोनों डिफरेंस करके आपको याद रखनी होगी। एक मंत्रिपरिषद के विपरीत राष्ट्रपति को भेजने के संदर्भ में है और एक उस पर आपके एक्शन लेने के संदर्भ में है। 1 महीना और 3 महीना, डन, ठीक है। ये टाइमलाइन भी सुनिश्चित कर दी गई है, ठीक है। अनलिमिटेड टाइम नहीं दे रखा है, फिक्स अपने 1 महीने और 3 महीने की बात कही गई है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में, ठीक है, ओके। अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति अनुच्छेद 213। अब अगली शक्ति देखते हैं अपने अनुच्छेद 213। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में कानून बनाने की शक्ति सामान्यतः व्यवस्थापिका में निहित होती है, ठीक है, ये बात अच्छी बात है। भारत में भी राज्य के मामलों में विधि निर्माण की शक्ति किसके पास है, विधानमंडल को प्राप्त है। भारत में भी राज्य के मामलों में विधि निर्माण की शक्ति किसके पास है, विधानमंडल के पास है। किन्हीं विशेष परिस्थितियों में विधि निर्माण की शक्ति अस्थायी रूप से अपने कार्यपालिका को प्रदान कर दी जाती है। किन्हीं विशेष परिस्थितियों में क्या है, विधि निर्माण की शक्ति है ये अस्थायी रूप से आपकी कार्यपालिका को प्रदान कर दी जाती हैं। किन्हीं विशेष परिस्थितियां हैं, उन विशेष परिस्थितियों में विधि निर्माण की जो शक्ति है वो अस्थायी रूप से क्या है, कार्यपालिका को प्रदान की जाती हैं। और कार्यपालिका के द्वारा बनाए गए जो कानून हैं उन कानून ही क्या है, अध्यादेश, ऑर्डिनेंस कहलाते हैं। भारत में विभिन्न राज्यों में राज्यपालों को भी अध्यादेश अपने प्रख्यापित करने की शक्ति प्राप्त है। अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति शक्ति 1935 के अधिनियम से ही प्रभावित है, ठीक है। 213 के अनुसार जब विधानमंडल का सत्र है वो सत्र नहीं चल रहा होता है तो उस स्थिति में क्या है, राज्यपाल को यह समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हो गई है परंतु कार्यवाही किया जाना क्या है, आवश्यक है। राज्य सूची या संवर्ती सूची के किसी विषय पर राज्यपाल क्या है, अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है। अनुच्छेद 213 ये इम्पोर्टेंट बनता है, आपके अनुच्छेद वाइज पूछ सकता है तब उस समय। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने। इसका अर्थ है कि अध्यादेश प्रख्यापित करने के लिए निम्नलिखित 2 परिस्थितियां आवश्यक हैं। एक क्या है, विधानमंडल का सत्र पर न चल रहा हो, अब जैसे सत्र चल रहा है आप अध्यादेश जारी नहीं कर सकते। सेकंड, ऐसी परिस्थितियां हो तुरंत कार्यवाही करना आवश्यक हो, ऐसी परिस्थितियां हो कि तुरंत कार्यवाही करना आवश्यक हो, इस स्थिति में क्या अध्यादेश जारी कर सकता है। जब विधानमंडल के दोनों सदन इस सत्र में न हो तो अध्यादेश प्रख्यापित किया जा सकता है, लेकिन यदि विधानमंडल का एक सदन सत्र में हो तथा दूसरा सदन आपके क्या सदन सत्र में न हो तो अध्यादेश प्रख्यापित किया जा सकता है। देखो इसमें भी आपके विधानमंडल का एक सदन आपके सत्र में हो और दूसरा न हो तो ऐसी स्थिति में भी अध्यादेश प्रख्यापित किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन आपके अध्यादेश प्रख्यापित करना राज्यपाल की शक्ति है, न कि अधिकार। 213 है संविधान के अनुच्छेद, इसमें अधीन अध्यादेश के प्रख्यापित करना राज्यपाल की शक्ति है, न कि अधिकार है। राज्यपाल अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से करता है, स्वयं विवेक की शक्ति नहीं है, ये भी याद रखना। 213 के अंतर्गत जो शक्ति दे रखी है वो स्वयं विवेक की शक्ति नहीं है। राज्यपाल के द्वारा जारी किए गए ऐसे अध्यादेश को वही बल अथवा शक्ति प्राप्त होती है जो विधानमंडल के द्वारा पारित किसी कानून को प्राप्त होती है। राज्यपाल के अध्यादेश आपके प्रख्यापित करने की शक्ति विधानमंडल की विधायी शक्ति के सह विस्तारित होती है। इसका अर्थ है कि राज्यपाल केवल उन्हीं विषयों पर आपके अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है जिन विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति किसके पास है, विधानमंडल के पास है, ठीक है ना। तो सीधी सी सिंपल सी बात ही है अपने
अनुच्छेद 13 में अध्यादेश की विधि के निर्माण अंतर्गत शामिल किया गया है। इसका अर्थ है कि कोई अध्यादेश मौलिक अधिकारों से असंगत नहीं होना चाहिए। तो 13(3) अंतर्गत आपके क्या है, ये प्रमुख रूप से विधि के अंतर्गत ही शामिल किया गया है। इसका अर्थ है कि ये मौलिक अधिकार है, उनको असंगत नहीं हो सकता, अध्यादेश का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। यही मोटे तौर से अपने बात है कि अध्यादेश है, इस अध्यादेश के आपके न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है, मौलिक अधिकारों से अगर भिन्न है तो ठोकी जाएगा भचेड़। ठीक है। और ये कोई अध्यादेश अपने विधानमंडल में नए सत्र के शुरू होने से 6 सप्ताह की क्या है अवधि तक प्रभावी रहता है। तो सत्र शुरू हो गया तो सत्र में 6 सप्ताह के लिए 42 दिन के लिए आपने प्रभावी रहेगा। उसके बाद अगर उस पर स्वीकृति नहीं मिली है तो उसका डबिट हो जाएगा। विधानमंडल इस 6 सप्ताह की अवधि से पूर्व भी इसका क्या है आपके निर्णोमोदन कर इसे समाप्ति भी कर सकता है, डिसअप्रूव कर सकता है। इसका अर्थ है कि अध्यादेश अल्पकालीन प्रवृत्ति के होते हैं। यदि तो ये बात है कि अध्यादेश किस प्रवृत्ति के होते हैं, अल्पकालीन प्रवृत्ति के होते हैं। यदि विधानमंडल सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह की अवधि तक अध्यादेश पर कोई निर्णय न हो तो भी ये समाप्त हो जाएगा। यदि विधानमंडल के दोनों सदन अलग अलग अवधि में सत्र में आए हैं तो सब 6 सप्ताह की अवधि की गणना उस तारीख से होती है जिस दिन दूसरे सदन का क्या है सत्र आपके प्रारंभ हुआ है, उससे स्टार्ट होगा। विशेष तथ्य में देख लिया, ये तो अपना हो ही गया। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा यहाँ पैनल मैच करवाते हैं। राज्यपाल किसी भी समय अध्यादेश को वापस भी ले सकता है, इस पर राज्यपाल के पास शक्ति रहेगी। डीसी वाधवा बनाम बिहार, राज्यवाद 1986। ये निर्णय लिया गया कि एक ही विषय पर बार बार अध्यादेश जारी करना संसदीय शासन प्रणाली की क्या है, विरुद्ध है। ओके, ठीक है। वाधवा बनाम बिहार राज्यवाद 1986। अनुच्छेद 213 के बारे में बात करते हैं।